सेन साहब की कितनी बेटियां थी? कितनी थी? 5। और उनका लड़का सुफर किसका नाम था? मोटर का नाम था? किसका नाम था? है सुफर किसका नाम था? यही पढ़े हैं लोग हैं। ड्राइवर का नाम था। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। एक दिन का बात है, उनके दोस्त कुछ आए हुए थे, ठीक है, उनके घर। और उन दोस्तों में एक ऐसे दोस्त थे जिनके कुछ एक बच्चा भी साथ में, ठीक है। और देखने से भी और बात जैसे बच्चा जब बोलता है ना तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड का उपयोग भी करता है। देखिएगा कि हिंदी भी थोड़ा अच्छा बोल लेता है लोग, कुछ बच्चे छोटे छोटे, तो अच्छा लगता है उन लोग के मुंह से ना। तो यहाँ देख, जब उस बच्चे की तारीफ हुई तो इनसे रहा नहीं गया, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। बार बार एक ही बात कहते थे कि मैं तो अपने बेटे को क्या बना रहे हैं? इंजीनियर। हाँ, आप लोग भी घर पे आपके रिश्तेदार वगैरह आते होंगे ना, तो ज़रूर, अगर देखिए ये भी एक बात है। बात क्या है कि रिश्तेदार तो आए, अगर शिक्षित आए होंगे रिश्तेदार, तो आपसे एजुकेशन के बारे में पूछेंगे ना, कि आपका जो लड़का है वो कितने क्लास में है ना, या क्या पढ़ा रहे हैं, आगे क्या एम है इसका। मान लीजिए आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आगे क्या करना है ना, जब मैट्रिक बाद आपको क्या करना है, अगर मैट्रिक के पहले हैं तो। समझ में आ रहा है ना। आज जो अशिक्षित होंगे ना, जो शिक्षित नहीं होंगे, अशिक्षित होंगे, तो क्या करेंगे? वो जानते हैं क्या कहेंगे? अगर कंपनी में काम करते होंगे तो ऐसे कहते हुए नज़र आएंगे, कौन क्लास में भरा? तो बानी 10th में बानी, अगले बार एग्ज़ाम बा, अच्छा ठीक से पढ़ लो ना, खाली एग्जाम वही दे दो, हम तरह के कंपनी में बढ़िया पोस्ट दिवा दे। अब बेचारा उस दिन से लड़का गद बे, हमारे मामा तो कहले करो कंपनी में बरखा सुपरवाइजर के नौकरी देवा, वो पढ़ेगा, उसको मन नहीं लगेगा। उस दिन से वो या कहले बना ना, हमारा मामा कह गए बरन, हमार भैया मौसी के बेटा रहन, मौसी के, वो कहते रहन कि बे हम सब अथी हैं, कंपनी के मेन मैनेजरे हैं, ठीक बा, खाली तू केहूँ एग्जाम वही दे दे, केहूँ एग्जाम दे दे, पास हो जाए बस, सर्टिफिकेट हो गया ना, चल तोरा के लगा दे। ये सबसे ज़्यादा समाज को पीछा कर रहा है, क्योंकि 80% ऐसे लोग हैं जो वैसे काम कर रहे हैं। अब 20% पढ़ने वाला भी है तो उसको ये लोग भटका कर उसी में घुसा रहे हैं लोग। चल, समझ में है ना। तो इसे बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। कभी भी पढ़ने वाले बच्चे के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लड़की लोग होगा तो लड़की लोग अगर मैट्रिक में है और कोई रिश्तेदार अनपढ़ आ गया है घर पे, और ख़ास करके औरत हो, तो क्या कहेगी?
ये बात चला ही सदिया के है। लड़कियाँ होनहार लगत हो, खाली कह ना एगो बाप फलना जगह लैया ना बहुत बढ़िया कमाला, तू खाली कह दहेज तो हम ना दिवा, तू खाली तैयार हो ना, समझ में है ना। बस अब बताइए वो लड़कियाँ जब सुनेगी ना तो गदगद हो जाएगी, गदगद हो जाएगी। पढ़ने वाली होगी तो नहीं होगी, 20% जो लड़कियां है ना पढ़ने वाली वो नहीं होगी, ठीक है। 80% तो कहेगी कि हई पढ़ैया से तो छुट्टी ना हई एक ही पना याद करे के दे देता रन बार बार। उससे बढ़िया है कि चल वह मजा आएगा, डेली सुबह सुबह झाड़ू भी नहीं लगाना है। अक्सर जानते हैं, अक्सर आप लोग जब बाहरी गलती करते होंगे ना, कुछ गलतियां करते होंगे तो लोग क्या कहते होंगे पता है? इन सब के माता पिता यही सिखाए होंगे, गलती कर रहा है वो लड़का और दोषी कौन हो रहे हैं? माता पिता। तो ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है कि इसका मतलब ये हो रहा है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं, बदनामी किनको हो रही है? माता पिता। ये भी समझने वाली बात है। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्होंने मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर झींझ आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी झींक मदन पर ही उतारी। अब बताइए, पिताजी तो माताजी को बढ़िया से धो रहे हैं ना जी, दम सुना रहे हैं, और वो बेचारी अब कहाँ जाए, तो वो मदन पर ना, वो मदन पर बरस गई। कैसा कौ की तरह चिल्ला रहा है, भिख मंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता है फिरता है। मदन का आर्तत रुदन रुक गया था। खैरियत थी उसकी सिसकिया सीनों के साइनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। बेचारा रो रहा है, पिटा रहा है, ठीक है। पिताजी बोल रहे हैं कि माता श्री को कि सब तुम्हारा ही लाड़ प्यार ने उसको क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। आई बरस रही है मदन पर, समझ में है ना। और वो बेचारा सिसक रहा है, करे तो करे क्या। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल मदन का ये तो पढ़ लिए ना, अच्छा हाँ। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेडब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के छोकरों के साथ नहीं, आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। कौओं के जमात में हंस, भाई कहाँ अमीर का लड़का ना जी, और कहाँ आवारा बच्चे। हाँ हेलो, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास उर्ज नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फ़ायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। ये बेचारा तो गया था लट्टू खेलने, वो भी रूप से कह रहा है। आज जानता ही है कि छोटका सब कितना खतरनाक होता है सब ना। मदन का आगे है, आगे खेलना, जाओ अपने मोटर पर बैठो, लट्टू खेलेगा। कासू तेज में आ गया, गुस्सा हो गया भाई। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। हाँ, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो अपने बहन पर भी हाथ चला देते हैं, ठीक है, और उनके माता पिताजी हंसते हैं। छोट भाभी, समझ में ना। देखिए, छोटा बच्चा हो ना, गलती करे, अगर हम उसी समय उसको क्या कर देते हैं,
अगर डांट दिए तो क्या होगा, क्या होगा, मतलब सुधर सकता है। समझ में है ना। अब देखिए कि ये बहन को भी मार देता था, कहाँ तक पढ़ते जी, अच्छा हाँ, अपनी बहन हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई छू कर दे, उसने आओ देखा न ताओ मदन को ये गुस्सा से रसीद कर दिया। अब बताइए मदन आए घर पर तो कहा नहीं जाता है कि घर पर बिलाई भी शेर बन के रहती है ना जी, हैं ऐसी तो बातें हैं। तो ये बेचारे अब थक नहीं रहे हैं कि हमारे बेटे तो कर रहे हैं, ठीक है। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन ज़रूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के विशिष्ट और प्रश्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनाई। सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। बात हो ही रही थी, रूम में बात हो ही रही थी, तभी बाहर से आवाज़ आई, ठीक है। तो सेन साहब उठे। अब वो उठे तो उनके साथ दोस्त भी उठे लोग, ठीक है। और बाहर देखे तो क्या देखने को मिला कि सोफर है ना जी, और एक बच्चा है 4-5-6 साल का, बताया है ना, 5-6 साल का बच्चा है और एक औरत है। औरत उस बच्चे को पकड़ी है ना और उसको रोक रही है और ये सोफर की तरफ झपट रहा था, जो बच्चा है 5-6 साल का, ठीक है। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती है, मैंने मना किया तो लगा, अल्लाह ये तो मिट्टी गया है जी, झपटने ना, जा तो मैंने उसे पकड़ कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब माँ भी उसकी हो सकता है, उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयंत्र पर उठ स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। सोफर उनका ड्राइवर, ठीक है। तो ड्राइवर आगे बढ़ा, आगे मालिक हैं सेन साहब, उनसे कहते हैं कि साहब देखिए, ये लड़का गाड़ी की तरफ आ रहा था ना, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तो हमने उसे हटाने की कोशिश की ना जी, छूने की बात किया है, ठीक है। उसकी माँ कुछ कहना चाहती थी, मदन की, हाँ, उस बच्चे का क्या नाम है, मदन नाम है, जो 5-6 साल का है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 5-6 साल का है मदन। उसकी माँ उसको रोक रही थी, कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन सेन साहब के होठों को देखकर ये चुप सी रह गई। और साथ ही साथ सेन साहब ने क्या कहा उसकी माँ से कि जाओ इसको ले जाइए ना। माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते खून को पोंछती हुई चली गई। हाँ, किस पैर से खून निकल रहा था, बाएं। मदन के किस पैर से खून निकल रहा था, बाएं। ये ऑब्जेक्टिव में सेट कर सकता है, ठीक है। निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। हाँ, निश्चित है, मालिक मालिक होता है ना जी। अगर मान लीजिए जिस कंपनी में आप काम करते हैं और उस कंपनी का जो मालिक है, आप गलती नहीं भी कीजिएगा, अगर वो कुछ भी बोल के चल जाएगा, ये तो होता ही है, अक्सर बॉस का बात सुनना ही पड़ता है ना जी। तो ये बेचारे किरानी थे और मालिक था। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। सोफर भी दौड़ा
और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है ना। अभी चल तो इसमें फिल्म मिटेगा है उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाहता था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। लीजिए, दिमाग लगा दिया। दिमाग देखिए कैसे लगाया। अच्छा देखिए, एक बात, एक और शब्द आया कासू, एक है ना शब्द कासू, यानी खोखा का ही नाम क्या है, कासू। ठीक है, तो सेन साहब क्या करते हैं, उसको गोद में लेते हैं। ठीक है, आप गोद में लेने के बाद अपने दोस्तों की तरफ मुखातिब होकर, यानी उधर चेहरे करके उनसे रूबरू होकर क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये देखना चाहता था कि आखिर इस बत्ती में, ये बत्ती जो बना है वो क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है ना। ये अभी से देखिए इसके अंदर कितनी दिलचस्पी है। उनको ये नहीं लग रहा है कि मार के फोड़ दिया। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे गर्जीवन होते हैं। देखिए, अगर दो लड़का अगर झगड़ा किया है ना, तो गलती उसकी होगी, और उसकी अगर माँ आ गई है, चाहे उसके पिता चाहे उसके भाई जो भी हो, तो ना, ये तो गलती कर ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब सारा गलती कर दिए चुका है वो लड़का, लेकिन जब उसके घर वाले आएंगे तो कहेंगे ना, हम मान ही नहीं सकते कि हमारा भाई चाहे हमारा बहन चाहे हमारा भाई गलती कर सकता है। हमारा बेटा दम पूरा सारा दम अच्छा है, दम ये तो चू तक नहीं बोल सकता है। आ जाकर जो दूसरे से झगड़ा जिससे कर रहा था उसको तो तब लगा देंगे लोग। अब सुनिए, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। लड़कों में तो यही होता है, मार ना रे मार जाता है, वो तो लड़वाता है लोग। और अब जब देखा लोग ये दोनों फाइटी स्टार्ट किया है लोग, तो वाह मस्ती में युद्ध का मजा लिया जाए ना जी। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। हाँ भाई, बात तो सही है। मदन है जहाँ गली का ना जी, और वो है कहाँ, महल का। तो अंतर है कि नहीं है। अब मान लीजिए एगो पोसुआ कुत्ता ला दीजिए जो खाली मोहल्ले में रहता है, एगो देहतिया वाला रहेगा। या तो वो भाग जाएगा, नहीं तो ये भाग जाएगा ना, लेकिन देहतिया वाला नहीं भागता है सब, समझ में ना, भले वही भाग जाएगा। अब सुनिए क्या हुआ। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई ख़त्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। अब कासू ने उसे धो दिया। कासू ने धोया है कि मदन ने? मदन ने कासू को बढ़िया से धो दिया। कहा कि बाबू अब फिर मत आना ना, क्योंकि वो भाई लीडर था मदन। अब लड़ाई ख़त्म हो गई, सब अपने अपने घर। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर
के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका तो उसके बाबू ने झलझला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। मदन तो गया था डरते डरते बेचारा, लेकिन वहाँ का तो मंजर कुछ और ही था। उसने देखा एकदम सन्नाटा और माता पिता तुम बढ़िया से बात कर रहे हैं। ठीक है, मदन को लगा था कि जाएंगे तो और दिन तो थोड़ा कम ही पिटाते थे, आज तो बढ़िया से पिटाएंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ था। दरअसल मदन को बस इतना कहा गया था कि कल से आप ऑफिस, क्या कहा गया था, अपना तनख्वाह ले लीजिएगा, ठीक है, और छोड़ दीजिएगा। तो बेचारा अब ये सुना, ठीक है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा अंदर लोटे से पैर क्या हो गया, लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। गिरधर कौन है, मदन के पिता। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। अपना ही से ऐसे करके खड़ा हो गया कि अब तो पिटाना है भाई। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटाता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों में उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। आहा, बहुत बढ़िया से प्यार ना दिए। अगर कभी किया तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और